नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अम्मा का राज। दोस्तों, हम 8 बहनें थीं, जबकि अम्मा विधवा थी और चल फिर न सकती थी। मगर मुझे हैरत होती थी कि मम्मी अपना तकिया उठाती तो नीचे हजारों के नोट कहाँ से आते हैं, जबकि अम्मा तो अपाहिज है और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। तभी अम्मा हमें कहती, जिसका कोई नहीं होता उसकी मदद भगवान करता है। मैं अम्मा का राज जानना चाहती थी, क्योंकि मैं सब बहनों में बड़ी थी और मुझे अम्मा पर शक भी था। एक दिन स्कूल की छुट्टी करके घर में ही छुपकर बैठ गई थी। 10 मिनट बाद मेरी रूह फना हो गई कि अम्मा पूरे 40 मर्दों के साथ अम्मा बो करती, जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके इस कहानी को सुनकर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरी छोटी बहन स्कूल जाने लगी तो उसने शोर मचा दिया कि हमारे स्कूल में पार्टी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं उसे समझाती रही कि अम्मा से इस बात का जिक्र मत करना, खामखा उनका दिल ढूकेगा। मगर वो समझने की कोशिश करती तब ना। उसने अम्मा से पैसा मांगा तो उन्होंने तकिया उठाकर ढेरों पैसे निकाले और हजार के 2 नोट मेरी बहन के हाथ पर रख दिए। मुझे हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा कि अम्मा के पास आखिर इतने पैसे कहाँ से गए। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही तो घर पर भूखे रहने की नौबत आई हुई थी। छोटी बहन की जाने के बाद मैं अम्मा के पास जाकर बैठ गई और उनसे पूछने लगी कि अम्मा, आपके पास पैसे कहाँ से आ गए। अम्मा मुस्कुराकर बोली, मेरी प्यारी बेटी, भगवान बहुत दयालु है, वह अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ता, बस उसी ने हमारे लिए यह रास्ता पैदा कर दिया है। यह बात मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर थी, क्योंकि पापा के देहांत के बाद हमारे रिश्तेदार हमसे कट गए थे। मदद करना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने कभी फोन करके हमारा हाल मालूम करना भी गवारा न किया था। दोस्तों, मैं खामोश हो गई थी। मुझे लगा कि शायद अम्मा के पास थोड़े बहुत पैसे पड़े हो, जो उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए संभाल के रखे होंगे। लेकिन फिर ये सब रोज का ही बन गया था। अम्मा हर रोज सुबह उठकर अपना तकिया उठाती तो नीचे से ढेरों पैसे बरामद होने लगे थे। अब देखते ही देखते हमारे घर के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। हमारे पास किसी चीज की कमी न रही थी। मुझे बेचैनी सी रहने लगी थी। आखिर अम्मा के पास पैसे कहाँ से रहे थे। हम 8 बहनें थी, भाई कोई था नहीं जो कमा के अम्मा के हाथ पर पैसे रख देता। सबसे बड़ी बहन में ही थी। मैं तो खुद अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मेरा दिल पढ़ाई में बिल्कुल न लगता था। मुझे रह रहकर अम्मा और उनके पैसों का ख्याल आता था। मेरी सारी बहनें अभी कम उम्र और मासूम थी। उन्हें तो अपनी जरूरियात के अलावा किसी और चीज की फिक्र न थी और ना परेशानी। बहनों का अच्छा बुरा सोचना मेरा ही फर्ज था। मैंने सोच लिया था कि मैं ये राज जानकर ही रहूंगी। अचानक उनके हाथ खजाना कैसे लग गया है। मैं बस स्टॉप पर खड़ी अपने ही सोचों गुम थी कि कॉलेज की बस गुजर गई और मुझे खबर भी न हो गई। मैं जब तक अपनी सोचों से बाहर निकली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस दूर जा चुकी थी और आसमान पर बादल मंडराने लगे थे। मैं डरी सहमी सी खड़ी थी। अचानक मेरे साथ हो क्या गया है। तभी हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी होने लगी थी। सड़क पर भीड़ कम होने लगा था। अचानक मेरी नजर 3 लड़कों पर पड़ी, जो दूर खड़े मुझे अजीब सी नजरों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरी तो होश ही उड़ गए थे डर के मारे। मुझे कुछ और न सूझा तो मैं शेल्टर छोड़कर चलने लगी थी। तभी मैंने महसूस किया कि वो लड़के मेरे पीछे ही आ रहे थे। मैं तेज तेज चलने लगी और मेरे हाथ से किताबें छूटकर जमीन पर गिर गई थी। इन 3 लड़कों की कहकहे सन्नाटे में गूंजने लगे थे। तभी अचानक वो खामोश हो गए।
मैं किताबें उठाकर उठ खड़ी हुई। जब पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का मेरे और उन 3 लड़कों के बीच आ खड़ा हुआ था। ये वही लड़का था जिसकी दुकान बस स्टॉप के पास ही थी। मैंने अक्सर महसूस किया था कि वो मुझे देखकर मुस्कुराता था। मुझे कुछ ऐसे लगा जैसे मेरा कोई मजबूत सहारा आ गया है, मुझे उन लड़कों की बुरी निगाह से बचा लेगा। फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। उस दुकानदार ने उन तीनों को पहले तो शराफत से जाने का कहा। वो न माने तो देखते ही देखते उसने उन तीनों की ठुकाई शुरू कर दी थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अब मेरा तमाशा बना ही बना, लेकिन भगवान का शुक्र था कि बारिश की वजह से भीड़ बहुत ही कम था, जिसकी वजह से यह कार्रवाई किसी ने ना देखी थी। वो 3 लड़के घबराकर भाग खड़े हुए थे। मेरी आंखें भीग गई थी। वो लड़का आगे बढ़ा और शौक अंदाज में बोला, मैंने महसूस किया था कि आप इन बदतमीजों की मौजूदगी में रोई न थी, यानी ये आंसू डर के नहीं हैं। फिर आपकी आंखें क्यों छलक पड़ी? वैसे मुझे अर्जुन कहते हैं। उसकी बात पर मैं खिलखिलाकर हंस दी थी। फिर वो बस स्टॉप पर तब तक मेरे साथ खड़ा रहा था दोस्तों, जब तक दूसरी बस नहीं आ गई थी। घर जाकर मुझे अर्जुन का ख्याल ही आता रहा था। सुबह हुई तो अम्मा ने एक बार फिर से तकिया उठाया। आज फिर से ढेरों वैसे बरामद हो गए थे। मेरा माथा ठनक गया था। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, मगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अम्मा के पास आकर बैठ गई थी। मैंने कहा, अम्मा मैं मानती हूँ कि भगवान रहम करता है, मगर वो इसके लिए जरूर किसी न किसी को जरिया बनाता है। मुझे आप बताएं कि इसके पीछे कौन सा जरिया है। मेरी बात सुनकर अम्मा का रंग पर फीका हो गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो घबरा गई हो। थूक निगल कर बोली, आम खाओ पेड़ मत गिनो, चलो उठो बस निकल जाएगी तुम्हारी। बस का जिक्र सुनकर मुझे एकदम से अर्जुन का ख्याल आया था, इसलिए मैं ये बहस छोड़कर उठ खड़ी हुई और तैयार होने लगी थी। आज कॉलेज से वापसी पर मैं फिर बस स्टॉप पर ही खड़ी थी। जब मैंने अर्जुन को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसने कहा, मैं आपकी हिफाजत के लिए आया हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तकलीफ की जरूरत नहीं है। आज तो वैसे भी बस स्टॉप पर बड़ी भीड़ थी, क्योंकि अभी बस आने में 5 मिनट बाकी था। दोस्तों, फिर अर्जुन बोला कि मैं यह सब अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आपकी हिफाजत करके मुझे खुद खुशी महसूस होती है। मुझे यह बात सुनकर इस कदर अच्छा महसूस हुआ था कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। अब यूं ही हर रोज अर्जुन मेरे पास आकर खड़ा हो जाता था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। अब घर जाकर उसे हर रोज फोन करती थी। अर्जुन ने मुझसे इजाजत मांगी कि अपनी माँ को मेरे रिश्ते के लिए भेजना चाहता है। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। मैंने उसे कह दिया कि वह अपनी माँ को हमारे घर भेज दे। अगले ही रोज अर्जुन की माँ मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई थी। हमने हर तरह से बेहतरीन इंतजाम किया था। अर्जुन की अपनी दुकान थी जो खूब अच्छी चलती थी। अम्मा को भी रिश्ता मुनासिब लगा था, इसलिए अम्मा ने हाँ कर दी थी। मेरे और अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा था। अम्मा बाजार जाकर मेरे दहेज के लिए बेहतरीन चीजें खरीद लाती थी, जबकि मैं यह सोच कर रह जाती थी कि आखिर ये माजरा है क्या। अम्मा से पैसों के मुताबिक पूछती तो वो सिर्फ इतना ही कहती कि हर सुबह तकिए के नीचे से इतने पैसे निकल आते हैं कि मैं तुम्हारे दहेज के लिए एक से बढ़कर एक चीज खरीद सकती हूँ। मेरे बीए के इम्तिहान आज शुरू हो चुके थे। मेरी शादी की तारीख इम्तिहान खत्म होने के फौरन बाद की रखी गई थी। शादी की खुशी में मुझसे पढ़ाई तो हो पाती नहीं थी, मगर फिर भी मैंने प्रार्थना कर करके सब इम्तिहान अच्छे अंदाज में दे दिए थे। अब मुझे उम्मीद थी कि नतीजा अच्छा ही आएगा। फिर देखते ही देखते मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, मेहंदी की रात मैंने अम्मा के कमरे में ही गुजारी थी। मैं यह जानना चाहती थी
कि आखिर अम्मा की कमरे में ढेर पैसे आते कहाँ से है। मैं सारी रात जागती रही थी, लेकिन मैं ज्यादा देर अपनी नींद भगाने में नाकाम रही थी। सुबह 10 बजे अम्मा ने मुझे झिंझोड़ कर उठाया था कि बारात आने वाली है। अम्मा बड़े गुस्से में थी। वो बोली, न जाने यह कैसी लड़की है जो अपनी शादी के दिन भी घोड़े बेचकर सो रही है। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो मैं खुद भी परेशान हो गई थी। फिर उठकर जल्दी से अपनी तैयारी करने लगी थी। इतनी देर में मेरी सहेली भी आ गई थी। उसने मुझे दुल्हन बनाना था। मेकअप करते करते 1 बज गया था। मुझे तो बस यही धक्का लगा हुआ था कि कहीं ऐसा न हो कि बारात आ जाए और मेरी तैयारी भी पूरी ना हुई हो। बारात के वक्त 12:30 का था, मगर सभी जानते हैं कि ऐसे कामों में देर सवेर हो जाती है। 2 बजे तक जब मैं तैयार हो गई तो एकदम से हल्की फुल्की हो गई थी। अब अगर बारात आ जाती तो मुझे कोई फिक्र न होगी। इतने में मेरी अम्मा कमरे में दाखिल हुई तो उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो बोली, मधु, अर्जुन को फोन करके पूछो कि बारात कहाँ रह गई है, अभी तक आई क्यों नहीं। हमारे मेहमानों का तो भूख से बुरा हाल होकर रह गया है। मैंने अम्मा को तसल्ली दी कि आ जाएगी बारात, इतनी जल्दी किस बात की है। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी बारात तो आएगी ही नहीं। मैं अर्जुन को फोन पर फोन करती रही, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। जब 4 बज गए तो हमारी तरफ के मेहमान अपने घरों को वापस लौटने लगे थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इतनी देर में मेरी सबसे छोटी बहन आ गई। वो बोली, दीदी, नीलम कहाँ है। नीलम मुझसे 2 साल छोटी थी। वो भी मेरे साथ ही कॉलेज आती जाती थी, मगर उसके इम्तिहान हो चुके थे, इसलिए वह घर पर ही रहती थी। मैंने रोते रोते ही उसे जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ गई है। यूँ उसे ढूंढते ढूंढते रात के 10 बज गए थे, मगर उसका कोई नामो निशान तक न था। बात बड़ी हैरानी की थी कि वो शादी के हंगामे का फायदा उठाकर घर से भाग गई थी। एक बेटी की तो बारात न आई और दूसरी बेटी दिन बारात के ही विदा हो गई थी। इस सदमे को अम्मा बर्दाश्त न कर पाई थी। उनकी शुगर हाई हो गई और उनको फालिज का अटैक हो गया। मुझ पर 3 गम टूट पड़े थे, मगर मैं बड़ी ढीठ थी। ये तीनों गम सह गई थी। अम्मा को 2 हफ्ते तक अस्पताल में एडमिट रखा गया था। डॉक्टरों ने यह कहकर उन्हें छुट्टी दे दी थी कि हमने हर तरह से कोशिश कर ली है, मगर भगवान की मर्जी के आगे हम डॉक्टर भी बेबस होते हैं। दोस्तों, हम आपकी अम्मा की टांगे अपाहिज होने से बचा ना सके। मेरी अम्मा की टांगे बेजान हो गई थी। अब वो सारा दिन चारपाई पर पड़ी रोती ही रहती थी। अम्मा की तकिए के नीचे से बरामद होने वाले पैसों का सिलसिला अब तक जारी था, बल्कि अब पैसे दोगुने हो गए थे। यह कैसे और क्यों हो रहा था, मुझे इसकी कुछ भी खबर न थी। मैं घर पर पड़े अपने दहेज के सामान को देखकर कुड़ती रहती थी। एक दिन गुस्से में आकर मैंने कह ही दिया कि इस हराम के पैसों से आप मेरा दहेज ना बनाती तो शायद मेरी बारात वापस न जाती। मेरी बातें सुनकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने कहा कि मुझे और दुख न दो मधु, मेरे दिल के पहले जख्मी अभी तक नहीं भरे। अब तो जी चाहता है कि मैं मर ही जाऊं। मैं आज उनके आंसुओं से पिघलने वाली नहीं थी। यही मोहब्बत का झांसा देकर बेवकूफ बनाया गया था। मेरे जज्बात को पैरों तले रौंद दिया गया था। मेरा जी तो चाहता था कि मैं सारे जमाने को आग लगा दूं। इसलिए मैं अम्मा के साथ भी गुस्ताखी कर बैठी थी। मैं बोली, अगर आप मर गई तो शायद इन पैसों का सिलसिला भी थम जाए, शायद हमारे घर यह सिलसिला भी खत्म हो जाए। मैं इतना कहकर कमरे से चली गई। मुझे बाहर से भी रोने की आवाजें लगातार आती रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सबसे छोटी बहन आराध्या गेट खोलकर चीख पड़ी थी। वो बोली, दीदी आप। मैं कमरे से बाहर निकली कि आखिर देखूं तो सही कि कौन दीदी हमारे घर आई है। मैंने बाहर झांका तो सामने नीलम और अर्जुन खड़े थे। ये मंजर देखकर मैं चकरा कर रह गई थी।
मैं भागती हुई कमरे से निकली और अर्जुन को गिरेबान से पकड़कर झिझोड़ने लगी थी। इतने में नीलम ने मेरा हाथ थामकर झटक दिया और बोली, दीदी, मैं अपने पति की यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। नीलम की बात सुनकर तो मुझे सांप सूंघ गया था। मैं एक शब्द बोलने के काबिल न रही थी। अम्मा ने नीलम की तरफ देखकर अपना चेहरा फेर लिया था। वह भाग के अम्मा कदमों में जाकर बैठ गई और बहुत रोने लगी थी। वो अम्मा के पाँव चूमती जाती और उनसे माफी मांगती जाती थी। फिर वो बोली तो मुझे लगा कि मैं अब दोबारा सांस ही ना ले पाऊंगी। अम्मा, मैं और अर्जुन एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर मेरे इम्तिहान हो गए तो मैं घर में बैठकर रिजल्ट का इंतजार करने लगी थी। मेरी और अर्जुन की बात मोबाइल पर होने लगी थी। लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर हम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और हमने आपस का ये प्यार का रिश्ता खत्म कर दिया था। मैं तो सबसे छुप छुप कर अपनी मोहब्बत का गम मनाती थी, मगर यह दूसरी लड़कियों से मोहब्बत के जाल डालने लगा था। मैं नहीं जानती कि दीदी और अर्जुन का रिश्ता कैसे पक्का हुआ, लेकिन जब मैंने अर्जुन की तस्वीर देखी तो मेरी मोहब्बत एक बार फिर से जाग उठी थी। मैंने अर्जुन से बात किया और उसे हकीकत बता दी कि मधु मेरी बहन है, अर्जुन अच्छा इंसान है। उसे अपनी गलती का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने शादी से इनकार कर दिया था और यूं हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। मगर अम्मा, मुझे जरा भी मालूम होता कि मेरी इस हरकत से आप उम्र भर के लिए अपाहिज हो जाएंगी, तो मैं अपनी मोहब्बत को आपके कदमों से वार देती। अम्मा, आप मुझे माफ कर दे। अम्मा, आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हम सब नीलम की बातें सुनकर रोने लगे थे। अम्मा बोली, नीलम, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगी कि जब तक मेरी मधु की शादी नहीं हो जाती तुम इस घर में कदम भी नहीं रखोगी। नीलम ने अम्मा की शर्त मंजूर कर ली थी। नीलम मेरे कदमों में गिरकर मुझसे भी माफी मांग रही थी। अर्जुन ने भी मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे अगर मैं उनको माफ न कर सकी थी। यूं ही वक्त गुजरने लगा था। मेरा रिजल्ट भी आ गया था। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की थी। मैंने अम्मा से इजाजत मांगी कि मुझे स्कूल में काम करने दे। अम्मा ने झट से इनकार में सिर हिला दिया था। वो बोली, भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, दौलत की रेल फेल है, फिर तुम क्यों 2 टके की नौकरी करोगी। मैं अपने में इस तरह उलझ गई थी कि मुझे दुनिया जहां का होश ही न रहा था। मुझे तो यह तक भूल गया था कि हर सुबह अम्मा की तकिए के नीचे से पैसे बरामद होते हैं। अब अम्मा की बात ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब तो ये राज मालूम ही करके रहूंगी, इसलिए अब मैं अम्मा के कमरे में सोने लगी थी। मुझे अम्मा के कमरे में सोते हुए 2 रातें गुजर चुकी थी, मगर अभी तक मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। आज तीसरी रात थी। आज मैंने सोच लिया था कि एक लम्हे की नींद भी मुझ पर हराम होगी। यूं ही कतरा कतरा रात पिघलती रही थी, यहाँ तक कि रात के 3 बज चुके थे। तभी बाहर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई बाहर से हमारे आंगन में कूदा हो। डर मेरे पूरे वजूद में फैल गया था। मैं अपनी नींद की आगोश में सारा मंजर देखने लगी थी। हमारे कमरे के दरवाजे को किसी ने धकेलकर खोला था और कोई दबे कदमों से अंदर दाखिल हो चुका था। कमरे में दाखिल होने वाले शख्स को देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी, क्योंकि वहाँ तो एक 40 साल का हैंडसम सा मर्द खड़ा था। मैं उसको गौर से देख रही थी। तभी मेरे सर पर 7 आसमान टूट पड़े कि ये यहाँ कैसे पहुँच गया। आज से 7 साल पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मुझे नई नई लड़कियों से दोस्ती करने का बहुत शौक था। हमारी क्लास में एक नई लड़की ने एडमिशन लिया था। उसका नाम रितु था। वो क्लास में हम सब लड़कियों से बड़ी थी, इसलिए उससे कोई भी दोस्ती न करता था। मुझे रितु की हालत देखकर बड़ा दुख हुआ था। वो सारा दिन अकेले ही बैठी रहती थी। फिर मैंने ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। देखते ही देखते हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी।
मेरे पापा के देहांत को भी 4 साल हो चुके थे। हम बहनें भी तब नन्ही मुन्नी सी थी। 8 बच्चों को तन्हा पालना आसान काम नहीं होता, इसलिए अम्मा हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। मैं और रीतू अक्सर स्कूल में रुककर कोई न कोई खेल खेला करते थे, लेकिन मेरी अम्मा ने कभी मेरी खबर न ली थी। मैं स्कूल से इतनी देर से घर क्यों लौटती हूँ? अम्मा की इस लापरवाही ने मुझे सह दी थी। अब मैं अक्सर रीतू के घर जाने लगी थी। एक दिन रीतू बोली, मैं तुम्हें अपनी दूसरी सहेली के घर लेकर चलती हूँ। मैंने भी फट से हाँ कर दी थी। मैं और रीतू उसकी सहेली के घर चले गए। रीतू मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद बाहर चली गई और कमरे को लॉक कर दिया। बाहर की आवाज सुनकर मैं घबरा तो गई थी, मगर फिर ख्याल आया कि शायद उसने कोई शरारत की हो। मगर मुझे बैठे बैठे जब काफी देर बीत गई तो मुझे एहसास हुआ कि यह शरारत न थी, अब सही मायनों में मुझ पर कयामत टूटी थी। मैं भागकर दरवाजे तक गई, जोर शोर से दरवाजा बजाने लगी। तभी 2 मर्द कमरे में दाखिल हुए। दोनों ही शक्ल से बड़े खतरनाक महसूस होते थे। एक बोला, अब दरवाजे पर दस्तक देने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें भूखे कुत्तों के आगे भिजवा दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं तो डर कर ही रह गई थी। मुझे रह रह कर अम्मा का ख्याल आ रहा था। मैं जानती थी कि वो मेरी फिक्र में घूम रही होंगी। मैं रो रो कर भगवान से मदद मांगने लगी थी। शाम हो गई थी। अब तो मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। मैंने एक बार फिर से उठकर दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी थी और एक बार फिर से दरवाजा खुला तो मैं डरकर 2 कदम पीछे हटी थी। मगर इस बार कमरे में दाखिल होने वाला मर्द कोई और ही था। वो मुझे देखकर चौंक गया था। वो बड़ी देर मुझे यूं ही देखता रहा, फिर बाहर निकलकर अपने उन दोनों आदमियों को डांटने लगा था। फिर मुझे हाथ से पकड़कर बाहर ले गया और गाड़ी में बिठाकर बोला, मुझे अपने घर का रास्ता बता दो। मैंने घर का रास्ता बताया तो वह खामोशी से मुझे घर तक छोड़कर वापस चला गया था। मैं घर में दाखिल हुई तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इतने में मेरी अम्मा कमरे में दाखिल हुई और मेरी कमर पर 2 थप्पड़ मारकर बोली, कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, मजाल है जो तुमने एक बार भी पलटकर जवाब दिया हो। मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही थी। मेरी अम्मा को बिल्कुल भी खबर नहीं हुई थी कि मैं इतनी देर तक घर से गायब रही हूँ। मुझे अम्मा पर बड़ा गुस्सा भी आया था। उस दिन के बाद मैं अपनी बहनों को ख्याल खुद से रखने लगी थी। अगले दिन स्कूल गई तो रीतू नहीं आई थी और फिर वो कभी भी लौटकर स्कूल ही ना आई। अब सामने उस मर्द को देखकर मैं चौंक गई थी। यह तो वो ही था जिसने मुझे उस शाम घर तक पहुंचाया था। वो अब मेरे घर आखिर क्या लेने आया था? उस आदमी ने अम्मा तकिया उठाया और नीचे पैसे रख दिए। वो जैसे ही वापस पलटने लगा, अम्मा ने उसको कलाई से पकड़कर रोक लिया था। अम्मा गुस्से से बोली, कौन हो तुम? मैंने भी जल्दी से उठकर कमरे का बड़ा बल्ब जला दिया था। सारा कमरा में रोशनी हो गया था। अम्मा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, अम्मा चीख कर बोली, सुमित ये तुम थे? मैं आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? वो मर्द आगे बढ़ा और मेरे सर पर हाथ रखकर बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम सुमित है। जवानी में मेरी शादी मेरी मम्मी की सहेली की बेटी जो अनाथ थी उससे हो गई थी। वो लड़की जानती हो कौन थी? वो तुम्हारी माँ थी। मुझे तुम्हारी माँ से नफरत थी। मैं इससे शादी करना ही नहीं चाहता था, मगर मेरी माँ ने अपनी सहेली की मोहब्बत में मजबूर होकर मेरी शादी इससे कर दी थी। जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो मैंने इस पर बदचलन का इल्जाम लगा दिया और कहा कि यह तो मेरी औलाद है ही नहीं। न जाने किसका गुनाह अपनी कोख में लेकर फिर रही है। मैंने इसको बदनाम करके घर से निकाल दिया तो इसने मुझे बहुआ थी कि तुम सारी जिंदगी औलाद को तरसो, लेकिन मैंने उसकी बात को बिल्कुल भी अहमियत न दी। यूं मैं गांव छोड़कर शहर चला गया और छोटी मोटी डकैतियां करके पैसा बनाने लगा था।
फिर मैं गुनाहों की दलदल में धंसता ही चला गया और मैंने बच्चियों को अगवा करना शुरू कर दिया था। तुम्हें भी रीतू अगवा करके ही मेरे पास लाई थी, मगर मैंने तुम्हें पहचान लिया था। उस दिन से अपने गुनाहों से तौबा कर ली। फिर मैंने शादी की, मगर मुझे कोई औलाद ना हुई। मैं अब तक औलाद को तरसता रहा हूँ। मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी अम्मा ने भी शादी कर ली है और दूसरी शादी से उसकी 7 बेटियां हैं। फिर मुझे इसके पति के देहांत और तुम लोगों की गरीबी का पता चला तो मैंने रात के अंधेरे में सबसे छुपकर भगवान को गवाह बनाकर तुम लोगों की मदद करना शुरू कर दी थी। अब मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मेरी माँ नफरत से मुंह फेरे लेंगी, मगर मैं उनकी बात सुनकर तो हैरान रह गई थी। अम्मा बोली, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना और ना ही पैसा भेजना। मैंने भी अम्मा की देखा देखी अपने उस बाप को माफ कर दिया था, जिसको मैंने न कभी बाप माना था और न ही जाना था। दोस्तों, अब मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और हम किसी के एहसान के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।